हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं सोशोलॉजी के लिए पढ़ाती हूँ। और आज हम जो आरपीएससी ने कॉलेज एजुकेशन का जो पेपर है, पेपर 2, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है और मैं कोशिश करूँगी कि ये लगातार मैं इन वीडियोस को आपके लिए ला पाऊँ और ये जो हमारे आरपीएससी के जो दोनों पेपर है सोशोलॉजी के, उनको आपके साथ में सॉल्व करूँ। और इसकी जो आंसर की है वो मैंने बनाई है और कोशिश की है कि इसमें गलतियाँ न के बराबर हों, लेकिन फिर भी अगर आरपीएससी की जो आंसर की आएगी उसको हम देखेंगे और अगर कोई आंसर चेंज होता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्वेश्चंस पे आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों दी हुई है यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चंस हिंदी में रीड करूँगी और आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको प्रेफर हो आप देख सकते हैं, और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना और यह निर्धारित करना है कि क्या यह सफलता मापनीय है। ऑप्शंस आर योगात्मक, रचनात्मक, विमर्श, डेटा मूल्यांकन। ये जो सारे इवैल्यूएशन के जो मेथड इन्होंने दिए हैं, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक, समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, एक शोध पद्धति जिसमें सांस्कृतिक विश्वासों, प्रथाओं, अनुभवों का वर्णन, आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी जो मेथड है वो क्या कहलाता है, ये रिसर्च मेथड की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास आत्मकथा, एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी, जीवनी। और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आरपीएससी ने अभी कुछ समय पहले ही इंट्रोड्यूस किया है, जिसको कि क्या, अगर हमें जनरली आंसर्स नहीं आ रहे होते हैं तो इसे हम फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे फिल नहीं करते हैं तो हमारे 1/3 मार्क्स कट हो सकते हैं, हो ही जाते हैं कट, और ये हमारे लिए लॉस की बात होती है, इसीलिए हमें इसे फिल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑटो एथनोग्राफी, जिसमें हम खुद के एक्सपीरियंसेस से रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि सिद्धांत एक आधारभूतीय व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। होमांस, रॉबर्ट के मर्टन, एएच हाउके, अब्रान कापलान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्रान कापलान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देश प्रारूप के चयन में अभिनीति की उपस्थिति से संबद्ध नहीं है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर अपीयरेंस ऑफ बायस से रिलेटेड नहीं है, कब, सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिज़ाइन के टाइम पे। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, निर्देशन गैर यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया जाता है, निर्देशन स्वरूप उपयुक्त पूर्ण रूपेण एवं सटीकता से जनसंख्या को कवर नहीं करता है, निर्देशन यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया है, या फिर जनसंख्या के कुछ हिस्से या तो मिले ही नहीं या उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, निर्देशन यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया जाता है। अगर हम 22 की बात करेंगे तो हम रैंडम मेथड अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी बाइसेस नहीं आते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, नॉट पूछा है। नेक्स्ट है, प्रतिभागियों से और प्रतिभागियों के भर्ती चयन में मदद करने के लिए कहकर गैर यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया एक नमूना निर्देशन, जिसके पीछे विचार यह है कि जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता के निर्देशन के मानदंडों को पूरा करता है और वह संभवतः समान मानदंडों वाले अन्य लोगों को जानता है, कहा जाता है। स्नोबॉल निर्देशन, यादृच्छिक निर्देशन, कोटा निर्देशन, स्त्रीकृत निर्देशन। तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा स्नोबॉल। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या था, ये उन्होंने बोला है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग ही होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग ये हो जाती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक पर्सन को जानते हैं तो उसका हम इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उससे जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो हम पूछते हैं, उसके बाद में हम दूसरे जो उसी क्राइटेरिया के लोग हैं उसका हम रेफरेंस लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्नोबॉल। नेक्स्ट है, यह किनका मत है कि अंतर्वस्तु वस्तु विश्लेषण क्या कहा है कि विषय के साथ आगे बढ़ता है, न कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है अथवा लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शंस आर बर्नार्ड वेलेसन, अल्फ्रेड शूस, लियोन फिस्टिंगर, फर्डिनेंडी सॉसन। तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड वेलेसन, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस के साथ में बर्नार्ड वेलेसन को हमें याद रखना है, जिसे हम अंतर्वस्तु विश्लेषण बोलते हैं। इंग्लिश टर्म में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंग्लिश से जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता है तो उसके अर्थ काफ़ी सारे हो जाते हैं, और जो पेपर में भी हमें मानना होता है वो इंग्लिश का जो टर्म है वो मान्य हो जाता है। तो इसीलिए हमें हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश की जो टर्म्स हैं उनको भी याद रखना है। तो कंटेंट एनालिसिस के साथ में बर्नार्ड वेलिंसन, अल्फ्रेड शूज फिनोमिनोलॉजी से रिलेटेड हैं, फिस्टिंगर सर्वे से रिलेटेड हैं, और फर्डिनेंड डी शॉसर स्ट्रक्चरलिज्म हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इनको बोला जाता है, स्ट्रक्चरलिस्ट सॉरी। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है और जो अध्ययन किए जा रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न होती है। ऑप्शंस हैं चर, अवधारणा, सिद्धांत, तथ्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चर। चर क्या होता है? वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, और इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है क्या, मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ड्यूबिन के मतानुसार सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के दो विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्यों का समूह उन्होंने बताया है? इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत अनकॉमन होते हैं और हर एक क्वेश्चन को अपन याद नहीं रख सकते। तो अभी इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शंस हैं विश्लेषण एवं बोध, मूल्यांकन एवं बोध, भविष्यवाणी एवं बोध, भविष्यवाणी एवं मूल्यांकन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भविष्यवाणी एवं बोध, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, ब्यूफोर्ड जूनकर के अनुसार निम्नलिखित प्रकार जो सहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिकाओं के विषय में है से कौन सा अनुपस्थित है? क्या पूछ रहे हैं? एब्सेंट पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं पूर्ण रूपेण सहभागी, सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप में, पूर्ण रूपों अवलोकनकर्ता के रूप में, गैर सहभागी इकाई के रूप में अवलोकनकर्ता। तो हमारा राइट आंसर तो ये हो जाएगा फोर्थ, गैर सहभागी इकाई के रूप में अवलोकनकर्ता, मतलब ऑब्जर्वर एज अ नॉन पार्टिसिपेंट यूनिट। लेकिन इसका जो राइट आंसर तो हमने देख लिया, लेकिन ब्यूफोर्ड जूनकर का जो फोर्थ ऑप्शन है वो अगर हम नॉन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ होगा। और इसके साथ में अगर हम ब्यूफोर्ड जूनकर का फोर्थ अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें है ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट यूनिट, या हिंदी में बात करें तो सहभागी इकाई के रूप में अवलोकनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइम 1 सामान्य विज्ञान, विसंगतियां, एनोमलीज, संकट, क्राइसिस, क्रांति। पैराडाइम सेकंड का वैज्ञानिक परिवर्तन का सुप्रसिद्ध मॉडल किनके विचारों पर आधारित है? चार्ल्स ब्राउन, अर्नेस्ट नागल, थॉमस कुहन, रॉबर्ट मिकाइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थॉमस कुहन। थॉमस कुहन ने बहुत ही फेमस एक दिया था साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो इससे हम याद रख सकते हैं। और इनके जो सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पैराडाइम की बात करते हैं वो पैराडाइम शिफ्ट की, एनोमलीज की, क्राइसिस की, रिवॉल्यूशंस की। तो बहुत इजी मुझे लगता है ये क्वेश्चन था। बाकी आप अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको क्या नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस जो भी आपको नए लगें आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं भी एक साथ के साथ लिस्ट बनाती जाऊंगी और आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं सहभागी अवलोकन, गैर सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, अप्रत्यक्ष अवलोकन। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ऑब्जर्वेशन बोल रहा है और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जो कि एक नेचुरल सेटिंग में ही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने वैज्ञानिक पद्धति प्रदत्तों का परीक्षण करने की दो मूल विधियों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक के रूप में चर्चा की है, साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुणों को सम्मिलित किया है? ऑप्शंस हैं वाइल्डरखाइम, फ्लोरिन नैनकी, सी राइट मिल्स, हर्बर्ट ब्लूमर। तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे फ्लोरिन नैनकी। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ह्यूमनिस्टिक कोएफिशिएंट के साथ में फ्लोरिन जैनकी, जिन्होंने की नेचुरल और कल्चरल दो बेसिक साइंटिफिक डेटा जो एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट नागल ने मूल निर्णय वैल्यू जजमेंट की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के 4 समूहों से संबद्ध किया। निम्न में से कौन सा गलत है? क्या बताना है? इनकरेक्ट। ऑप्शंस हैं समस्याओं का चुनाव, निष्कर्षों के विषय सामग्री के निर्धारण, व्यवहारवाद की रचना, साक्ष्यों का संकलन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवाद की रचना। और इसकी जगह पे क्या
इन्होंने फोर्थ जो बताया था ऑप्शन था द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्य की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन का अग्रदूत नहीं है? नॉट पूछा है, तो रिचर्ड होगार्ड, रेमंड विलियमसन, स्टुअर्ट हॉड और ईबी टाइलर। ऑप्शन है ईबी टाइलर, जो कि इससे जुड़े हुए नहीं है। बाकी ये तीनों लोग क्या हैं, ये अग्रदूत माने जाते हैं, पायनियर माने जाते हैं ब्रिटेन में कल्चरल स्टडीज़ के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और व्याख्यात्मक पैराडाइम के मध्य सही है? हमें जो सही इसका डिफरेंस बता रहा है, प्रत्यक्षवादी परिमाणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है, जबकि व्याख्यात्मक गुणात्मक अनुसंधान से। प्रत्यक्षवादी गुणात्मक से और व्याख्यात्मक परिमाणात्मक से। प्रत्यक्षवादी निगमनात्मक से, व्याख्यात्मक आगमनात्मक से। प्रत्यक्षवादी एक्सपोस्ट फैक्टो और व्याख्यात्मक एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्षवादी परिमाणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है, जबकि व्याख्यात्मक गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। मतलब पॉजिटिविस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं और इंटरप्रिटेटिव क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है, प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जा सकती है? कवरिंग लेटर, फॉलो अप, निर्देश का छोटा आकार, गुणवत्तापूर्ण मुद्रण। राइट ऑप्शन है निर्देशन का छोटा आकार। अगर हमें रेस्पॉन्सेज की रेट बढ़ानी है, अगर हमें दर बढ़ानी है, तो अगर हम सैम्पल साइज छोटा करेंगे तो हमारी दर कैसे बढ़ेगी? तो हमें सैम्पल साइज क्या बड़ा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डायनियर एवं क्रैंडल ने नीति परकता एथिकल सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की है, उनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? क्या यहाँ सहभागियों को कोई हानि है? क्या यहाँ निजता पर कोई हमला है? क्या यहाँ कोई विचारधारीय रचना है? या फिर यहाँ पे कोई धोखा सम्मिलित है? तो हमारा जो ऑप्शन 3 है, यहाँ कोई विचारधारीय रचना है, ये सही हो जाएगा। इसकी उन्होंने बात नहीं की है। वेदर देयर इज़ एन आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, इसकी बात नहीं की है। उन्होंने बात की है वेदर देयर इज़ अ लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसर्न। मतलब अगर हमारे पास में इन्फॉर्म कंसर्न नहीं है, मतलब हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं उससे हमारी सहमति नहीं है, हमें उसे बताया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एथिकल कंसिडरेशन हम इसको मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अग्रणी, मैट्रिक्स, डबल बैरड, आकस्मिक प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा डबल बैरड, मतलब द्विसंगल, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई प्रश्न सैंपल के केवल एक उपसमूह पर ही लागू होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक, खुला, बंद, मिश्रित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बंद, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि वो एक सब सेट पर ही लागू हो सकता है। नेक्स्ट है, एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उसकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्वस्तु विश्लेषण, संचार विश्लेषण, नृवंश विज्ञान या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी। इन्होंने बोला इंटरप्रिटेटिव रिसर्च है, तो कंटेंट एनालिसिस हो नहीं सकता। बाकी हमारे ये 3 ऑप्शंस बच जाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस क्या बोल रहे हैं, इनके खुद के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको स्टडी की जानी चाहिए, तो ये हो जाएगी एथनोग्राफी, जो हम ट्राइबल स्टडीज से रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस के लेखक कौन है? थॉमस कून, पीवी यंग, रे पाउसन, कार्ल पॉपर। तो हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, थॉमस कून। हमारे शोध का डिज़ाइन और उसका संचालन हमारे मानसिक मॉडल या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है, जिसका उपयोग हम अपने तर्क और अवलोकनों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, को कहा जाता है सिद्धांत, मॉडल, पैराडाइम, उपकल्पना। ये पैराडाइम की बात करते हैं, ये थॉमस कून ने जिसको दिया था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो फ्रेम की बात उन्होंने पैराडाइम में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है और उसका निर्माण उस प्रणाली या अध्ययन करने के लिए किया जाता है, को कहा जाता है मॉडल। उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं हम स्टडी करने के लिए उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है जब सामाजिक अनुसंधान में निष्कर्ष क्यों प्रयुक्त करते हैं
के प्रश्न को उठाया जाता है। निदर्श समय की बचत करता है, निदर्श धन मुद्रा की बचत कर सकता है, निदर्शन नियंत्रण के अवसर प्रदान नहीं करता है, कभी कभी निदर्श संपूर्ण गणना की तुलना में अधिक सटीक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ये हमें कंट्रोल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है। और इन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो एक घोषणात्मक कथन के रूप में व्यक्त होता है? प्रस्ताव, उपकल्पना, अवधारणा और चर। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है टेंटेटिव और कंजेक्चुरल रिलेशनशिप, जो कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में हम इसको स्टेट करते हैं। बहुत ही सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स ही हैं। तो उपकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगी। और आई होप ये आपको हेल्प करें। और अगर आपको कोई किसी भी आंसर से ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।